कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के बीचों बीच अमेरिकन सोल्जर माइक स्टीवंस को दिखाया जाता है। उसके साथ उसका साथी टॉमी मैडॉक्स भी होता है। दोनों रेगिस्तान में एक खूंखार टेररिस्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, जिसकी यूएस मिलिट्री कई महीनों से तलाश कर रही है। थोड़ी देर बाद इनसे कुछ दूर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल यह एक वेडिंग सेरेमनी होती है। माइक अपना निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही वह टेररिस्ट को शूट करने वाला होता है, अचानक उस टेररिस्ट के सामने दूल्हा आ जाता है। इस वजह से माइक गोली नहीं चला पाता और वह अपनी गन का निशाना हटा देता है। इसके बाद माइक की गन की दूरबीन से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसे टेररिस्ट के एक आदमी ने देख लिया। उसे समझ आ जाता है कि दूर कहीं कोई स्नाइपर छुपा है। वो उसी दिशा में गोलियां चलाना शुरू कर देता है और टेररिस्ट मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। माइक और टॉमी जवाबी फायर करते हैं, लेकिन अब टेररिस्ट के लोग इनके पीछे पड़ चुके हैं। दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं, पर इन्हें पता है कि ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक सकते। लेकिन किस्मत यहाँ इनका साथ देती है, क्योंकि अचानक रेगिस्तानी तूफान आ जाता है और टेररिस्ट के लोग पीछे हट जाते हैं। पर माइक और टॉमी अब खुद इस तूफान में फंस चुके हैं। ये दोनों यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं, लेकिन आर्मी इन्हें बताती है कि उन्हें पास के एक गांव तक खुद पहुंचना होगा। वहां से आर्मी उनकी मदद भेजेगी, लेकिन वह गांव यहां से लगभग 5 घंटे की दूरी पर है। कुछ ही देर बाद तूफान रुक जाता है और दोनों गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। कई घंटे चलने के बाद इनके सामने एक लोहे की प्लेट उड़कर आती है। इस प्लेट पर खतरे का साइन बना होता है। माइक घबरा कर कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। नॉर्थ अफ्रीका में पिछले कई दशकों से युद्ध चल रहा है, इसलिए यहाँ के कई इलाकों में लैंड माइन्स बिछाई गई हैं और यह जगह भी उन्हीं माइन्स से भरी हुई जगहों में से एक है। लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं मानता। टॉमी कहता है कि यहाँ से गांव बहुत दूर नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो हम प्यास से मर जाएं या फिर गांव पहुंचकर अपनी जान बचा लें। माइक आगे बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं होता। टॉमी माइक को दिखाने के लिए कि रास्ते में माइन्स नहीं है, उससे आगे चलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी टॉमी का एक पैर लैंड माइन पर आ जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और उस ब्लास्ट में टॉमी अपने दोनों पैर खो देता है। माइक उसके पास दौड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपना पैर आगे बढ़ाता है, उसे क्लिक की आवाज सुनाई देती है। माइक समझ जाता है कि उसका पैर भी एक माइन के ऊपर है। अगर उसने पैर हटाया तो वह भी उड़ जाएगा। फिर भी वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। माइक टॉमी से कहता है कि रेडियो पर आर्मी से मदद मांगो, लेकिन टॉमी इतनी दर्द में होता है कि हिल भी नहीं पा रहा होता। वह खुद को पहले पेन किलर इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद वह रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह ठीक से बोल भी नहीं पाता। कॉल ठीक से कनेक्ट नहीं होती और उसका संपर्क टूट जाता है। अब माइक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपने दोस्त को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वह टॉमी से कहता है, मैं अपना पैर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये माइन्स बहुत पुरानी हो और शायद ये फटे ना। लेकिन टॉमी नहीं चाहता कि माइक अपनी जान जोखिम में डाले। वह अपनी जेब से गन निकालता है और आखिरी बार कहता है, तुम्हें जिंदा रहना होगा। और इसके बाद टॉमी खुद को गोली मार लेता है। अब माइक यहाँ पूरी तरह अकेला फंस चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। सबसे पहले वह अपने दिमाग को शांत करता है। फिर वह एक कुल्हाड़ी से रेडियो वाले बैग को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेडियो की बैटरी पूरी तरह खत्म है और दूसरी बैटरी तो टॉमी की जेब में थी। फिर भी माइक बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह बेस पर कॉल करता है और पूरी स्थिति बताता है। वह कहता है, मुझे तुरंत मदद चाहिए, मेरा साथी मारा जा चुका है। उसका सीनियर जवाब देता है, तुम जिस लोकेशन पर हो वहां भीषण सैंडस्टॉर्म चल रहे हैं। हम अभी हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते। हम एक रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में 52 घंटे लगेंगे। अब माइक को यहां पर पूरे 52 घंटे अकेले रहना पड़ेगा। अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉमी की मौत से वह मानसिक रूप से टूट चुका है। वह किसी भी तरह इस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाए, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म आता हुआ दिखाई देता है। माइक अपनी गन को जमीन में गाड़ देता है ताकि तूफान की तेज हवाएं उसे गिरा न दें, क्योंकि यहाँ की हवा इंसानों को भी उड़ा देने लायक तेज होती है। तूफान माइक तक पहुंच जाता है। माइक ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका होता है और आंखें कसकर बंद रखी होती हैं, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता।
तूफान गुजरने के बाद वह आंखें खोलता है और देखता है कि उसके दोस्त टॉमी की बॉडी तूफान में उड़कर उसके पास आ गिरी है। माइक टॉमी की जेब से रेडियो की बैटरी निकाल लेता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि रेडियो वाला बैग अब दूर उड़ चुका है और बिना बैग के यह बैटरी किसी काम की नहीं। अब तक उसका पानी भी खत्म हो जाता है। माइक भूखा है, प्यासा है और अभी उसे 52 घंटे और खड़ा रहना है। समय बीतते बीतते उसका धैर्य टूटने लगता है। वह अपनी गन निकालता है, आसमान में कई गोलियां चलाता है और चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सुनसान रेगिस्तान है, कोई दिखाई नहीं देता। निराश होकर वह फैसला करता है कि अब वह अपनी जान ले लेगा। वह गन अपने सिर पर तानता है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है, पास के गांव का एक स्थानीय व्यक्ति। वह आदमी माइक को देखकर कहता है, तुम्हें अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाना चाहिए। माइक घबरा कर कहता है, अगर मैंने कदम बढ़ाया तो मैं भी अपने दोस्त की तरह मर जाऊंगा। वह ग्रामीण माइक के पास आता है, लेकिन सीधे नहीं। वह जिग जैग पैटर्न में चलता है, जैसे उसे भी पता हो कि जमीन पर माइंस बिछी हुई हैं। माइक उसे अपनी पानी की बोतल देता है क्योंकि वह आदमी भी प्यासा लगता है। वह उससे अपना रेडियो वापस लाने के लिए कहता है, जो कुछ दूरी पर गिरा होता है। आदमी मुस्कुराकर कहता है, यहाँ कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, तुम डांस नहीं कर सकते, तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और इतना कहकर वह आदमी चला जाता है। कुछ देर बाद माइक दूर से एक छोटी लड़की को आता हुआ देखता है। वह भी उसी तरह जिग जैग में चलकर माइक तक पहुंचती है। वह माइक को पानी देती है और अपने गले में लटके थैले से एक सोल्जर का खिलौना निकालती है। माइक के पास भी एक वैसा ही टॉय पहले से था जो उसे इसी रेगिस्तान में मिला था। माइक वह टॉय छोटी लड़की को दे देता है। माइक उससे रेडियो का बैग मांगता है, पर वह लड़की भी उसे बैग नहीं देती क्योंकि वह लड़की उसी आदमी की बेटी होती है जो कुछ देर पहले आया था। लड़की के जाने के बाद अब अंधेरा होने लगता है। माइक अपना मोबाइल निकालता है और उसमें अपनी वाइफ की एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें उसकी पत्नी कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मिशन पूरा करके जल्दी वापस आना। अपनी वाइफ का रिकॉर्डिंग मैसेज सुनकर माइक भावुक हो जाता है। उसने खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाई थी, लेकिन वह बहुत थका हुआ था, इसलिए आधी नींद में ही उसकी आग बुझ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। कुछ देर बाद उसे आसपास जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। इस रेगिस्तान में खतरनाक वाइल्ड डेजर्ट डॉग्स होते हैं और वे धीरे धीरे माइक की ओर बढ़ रहे होते हैं, जैसे उसे शिकार बनाना चाहते हों। माइक अंधेरे में गोलियां चलाता है, लेकिन चारों तरफ इतनी गहरी रात है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा होता। वह टॉर्च जलाता है और एक डॉग पर निशाना साधता है। गोली सही लगती है और वह डॉग उछलकर एक लैंड माइन पर जा गिरता है। माइन फटते ही एक जबरदस्त धमाका होता है और बाकी सभी डॉग डर कर वहां से भाग जाते हैं। सुबह होने पर वह गांव वाला आदमी फिर माइक के पास आता है। उसे माइक को जिंदा देखकर हैरानी होती है। वह कहता है, तुमने इस खतरनाक रेगिस्तान में पूरी रात उन जानवरों से बचकर निकाल ली, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो आदमी फिर कहता है, तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन माइक उसकी बात नहीं मानता। वह आदमी से पूछता है, तुम्हें माइंस का पता है, इसलिए तुम जिगजैग चलते हुए आते हो, है ना? आदमी शांत होकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता माइंस कहाँ हैं, लेकिन अगर मैं सीधा चलूंगा तो कभी ना कभी मेरा पैर किसी माइन पर पड़ेगा ही। जिगजैग चलने से मेरे बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। माइक उसे अपना रेडियो वापस मांगता है। वह आदमी रेडियो दे देता है और वहां से चला जाता है। अब माइक को भ्रम होने लगते हैं। उसे अपना दोस्त टॉमी दिखाई देता है, जो वास्तव में उसी माइन ब्लास्ट में मारा जा चुका था। टॉमी उससे कहता है, तुम अभी यहीं खड़े हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। माइक को अपनी सारी गलतियां याद आने लगती हैं। कैसे उसने अपनी वाइफ के साथ सही व्यवहार नहीं किया, कैसे वह मिशन पर चला आया जबकि उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब एक बार फिर रात हो चुकी है और वही खूंखार डॉग्स जो पिछली रात उसे मारने आए थे फिर से माइक पर हमला कर देते हैं। माइक अपनी आखिरी ताकत से पूरी रात उनसे लड़ता है। वह कई डॉग्स को मार गिराता है, लेकिन वह बेहद थक चुका है। सुबह होती है और माइक अपनी घड़ी देखता है। मदद पहुंचने में अभी भी 7 घंटे बाकी हैं। मतलब उसे इस रेगिस्तान में फंसे हुए 45 घंटे हो चुके हैं। 45 घंटे से वह एक ही जगह खड़ा है, एक कदम भी आगे बढ़े बिना। उसी समय माइक के रेडियो पर उसके सीनियर का कॉल आता है। वह बताते हैं कि जो रेस्क्यू टीम उसकी तरफ आ रही थी वह 10 घंटे लेट हो जाएगी। अब माइक को 17 घंटे और इंतजार करना होगा। सीनियर पूछते हैं, क्या तुम ये कर सकते हो? माइक टूटे हुए मन से कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। तभी उसके सीनियर कहते हैं, कोई तुमसे बात करना चाहता है। और दूसरी तरफ उसकी वाइफ की आवाज आती है,
माइक रोते हुए उससे माफ़ी मांगता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैंने सब वादे तोड़े, जो खूबसूरत था उसे मैंने खुद ही बिगाड़ दिया। थकान और मानसिक तनाव की वजह से माइक को अपनी वाइफ सोफे पर बैठी हुई दिखाई देती है। ये केवल उसका वहम होता है। वह अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। माइक इतना थका हुआ है कि वह आगे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन ठीक उसी पल वही गांव वाला आदमी दौड़ कर आता है और उसे पकड़ लेता है, इससे पहले कि उसका पैर माइन से उठे। वह आदमी माइक को बताता है, एक बार मेरा पैर भी माइन के ऊपर आ गया था। वो धमाके में मेरे शरीर से अलग हो गया। जब मुझे अस्पताल ले जाया गया, एक गाना चल रहा था, यू गॉट टू कीप मूविंग ऑन, पर मैं उस गाने को नहीं सुन रहा था। मैं बस अपने खोए हुए पैर के बारे में सोच रहा था। वह आगे कहता है, फिर एक नर्स आई, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। उसी पल मैंने वो गाना सच में सुना। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर मैं अपनी वाइफ से मिला, उसने मेरी देखभाल की, हमारे बच्चे हुए। कभी कभी बुरी घटनाएं भी जिंदगी में अच्छी चीजें लेकर आती हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उम्मीद न छोड़ें। वह जोड़ता है, मैं यहाँ से माइंस निकालता हूँ, फिर उनकी जगह टिन के डब्बे गाड़ देता हूँ ताकि आर्मी को पता न चले कि माइंस निकाल दी गई हैं। माइक उससे कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, वह बहुत खूबसूरत है। वह आदमी शांत आवाज में कहता है, कुछ साल पहले एक माइन के फटने से मेरी बेटी की मौत हो गई थी। जो बच्ची तुमने देखी वह सिर्फ मेरा एहसास है, मेरी याद। फिर वह दर्द भरे शब्दों में कहता है, इस जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। इसके बाद वह आदमी माइक से दूर जाने लगता है। माइक को उसकी बेटी फिर उसके साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही पल में वह गायब हो जाती है। माइक को एक बार फिर हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। माइक को अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, कैसे उसके डैड, उसकी मॉम और उसे मारा करते थे। उसे वह दर्दनाक पल भी याद आता है जब उसकी माँ हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। मरने से पहले उसकी मॉम ने भी यही कहा था, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी मत रुकना। माइक ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे गोली लगती है। असल में जिन टेररिस्ट्स को मारने के लिए वह यहाँ आया था, उसका दिमाग अब उन्हें भी अपने वहम में देखने लगता है। वह कल्पना में उनके साथ लड़ाई करता है, गोलियां चलाता है और एक एक करके उन्हें मारता भी है। लेकिन जब उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो सच्चाई सामने आती है। ये सब केवल उसका हेलुसिनेशन था। वह देखता है कि उसके सामने उसके डैड खड़े हैं जो उसे गले लगा लेते हैं। माइक को एहसास होता है कि जिन लोगों से वह जिंदगी भर नफरत करता रहा, असल में वे उसे प्यार करते थे, बस वह समझ नहीं पाया। अब आर्मी की गाड़ियां माइक के करीब पहुंच चुकी हैं, लेकिन रेगिस्तान में हवा और रेत की वजह से उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। माइक के पास अपनी लोकेशन बताने का सिर्फ एक तरीका है, कुछ ही दूरी पर पड़ी हुई फ्लेयर गन, लेकिन उसे उठाने के लिए उसे अपना पैर माइन से हटाना पड़ेगा। माइक हिम्मत जुटाता है और आखिरकार एक कदम आगे बढ़ा देता है, पर ना कोई क्लिक आती है, ना कोई ब्लास्ट होता है। माइक हैरान रह जाता है। वह नीचे की रेत को खोदता है तो वहां माइन की जगह एक टिन का डब्बा मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे उस आदमी ने बताया था कि वह माइंस निकालकर उनकी जगह डिब्बे गाड़ देता है। माइक डब्बा खोलता है, अंदर वही सोल्जर का टॉय रखा हुआ है। 62 घंटे तक एक ही जगह खड़े रहने के बाद माइक रेत पर गिर जाता है। यह हादसा उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। माइक वापस अपने देश पहुंचता है। एयरपोर्ट पर उसकी वाइफ उसे लेने आई होती है। उसे देखते ही माइक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है।